HIC 133 पर्यावरण का इतिहास, इसका क्या रहेगा चैप्टर नंबर 5, ये आप कह सकते हैं हमारा क्या रहेगा यूनिट नंबर 5। इसमें क्या रहा प्रारंभिक आधुनिक समाज में पर्यावरण के मुद्दे, यानी हमारा जो प्रारंभिक आधुनिक समाज था, विशेषकर जैसे अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें, वैदिक सभ्यता में, और मौर्य काल और गुप्त काल में, विशेषकर यहीं तक हम बात करेंगे हमारा जो प्रारंभिक आधुनिक समाज था वहाँ पर पर्यावरण के मुद्दे और पर्यावरण के इशू क्या क्या रहे। तो इसमें सबसे पहले 5.2 प्रारंभिक आधुनिक काल में वन और वनिकी, यानी जंगलों के बारे में, वनों के बारे में बात करेंगे। और जो 5.3 रहेगा उसमें क्या रहेगा वन्य जीव, महाविनाश की ओर किस प्रकार से वन्य जीव के बारे में करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 5.4 क्या रहेगा संरक्षण में स्थानीय परंपराएं। संरक्षण में कहने का मतलब होता है कि किसी भी, चाहे पौधों का संरक्षण हो चाहे जीवों का संरक्षण हो, उसके बारे में देखेंगे, जानवरों का, उसमें कौन सी स्थानीय परंपराएं रहती थी। नेक्स्ट जाएगा जैसे हम बात करेंगे कि आधुनिक काल यानी प्रारंभिक काल में ही क्या देखना पड़ेगा अकाल, उसके बाद रोग और महामारी, जल संसाधन किस प्रकार से चीज़ें थी। तो इन्हीं सारे पॉइंटों को हमें इसमें क्या करना है देखना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 5.2 में आ जाइए, ठीक है। 5.2 क्या है प्रारंभिक आधुनिक काल में वन और वन की, देखो इतिहास में वन और वन उत्पादन बहुमूल्य संसाधनों के रूप में विविध समुदायों में सदियों के लिए महत्वपूर्ण। देखो इतिहास की अगर बात करें तो उसमें जो वन थे, ठीक है, या जो वनों से बहुमूल्य संसाधन जो मिलते थे वह विभिन्न जो हमारे समुदाय, सभी समुदाय के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहे भैया, ठीक है। जो जंगल है, जंगलों से मिलने वाले जो बहुमूल्य संसाधन थे वह सभी समुदाय के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अतः सभ्यताओं के संपूर्ण इतिहास में, अतः अगर बात है कोई भी सभ्यता रही, सभ्यताओं के संपूर्ण इतिहास में राज्य ने इन संसाधनों के, यानी जो राज्य होता था इन संसाधनों पर विभिन्न क्षमताओं के दावे करते थे। यानी जो राज्य होता था एक प्रकार से इस पर क्या करता था अपना कंट्रोल रखता था, यह पर दावा करते थे। जो राजस्व में वृद्धि करने के लिए कुछ चुने हुए उत्पादकों या जैसे फिर पेड़ पौधे या कुछ किस्मों तक सीमित थे। उन्होंने वन की रक्षा कर शिकार स्थलों को भी संरक्षण बनाए रखा। ऐसा सुझाया जाता है कि भारत में वन क्षेत्र अतीत में अपने संसाधनों के दोहन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव से जुड़ा है। मुगल काल में शासकों एवं भूस्वामियों या जमींदारों ने वन क्षेत्र को सीमित रूप से परिष्कृत किया और राजस्व नीतियों में जंगलों के क्षेत्र में कृषि के विस्तार में एक निर्णायक भूमिका निभाई। कभी कभी शासकों ने उस धन पर अपना दावा करते थे जो कुछ लाभप्रद यानी वन उत्पादन के व्यापार को अर्जित करते थे। ठीक, उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे जैसे टीपू सुल्तान ने चंदन के पेड़ों पर अपना हक जताता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो वन है उनको एक प्रकार से जो राज्य होता था उस पर एक प्रकार से वो अपना हक जताता था, यानी जो स्टेट होता था वो वनों पर या जंगलों पर अपना कंट्रोल रखता था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी कीमती चीज़ें जो मिलती थे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जैसे टीपू सुल्तान थे, इन्होंने चंदन के पेड़ों पर, क्योंकि चंदन की क्या होती थी बेचा जाता था, इसका आयात तो निर्यात होता था, इसलिए टीपू सुल्तान ने चंदन के पेड़ों पर अपना हक जताया। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद 18वीं सदी के अंतिम दशकों में वनों के वाणिज्यिक दोहन की प्रक्रिया काफ़ी उग्र, यानी जब यहाँ पर अंग्रेज आते 18वीं शताब्दी में तो हम इस देश में क्या था वनों का दोहन बहुत ज़्यादा, यानी वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है। राजनीतिक शक्तियों के आपसी संघर्षों के दौरान उनके तमाम सैनिक अभियानों और वनों की कटाई से संबंधित रहे। मूल्यवान संसाधनों के अतिरिक्त वन शत्रु शक्तियों को कभी कभी असामाजिक तत्वों जैसे डाकू लिटोरे या जो डाकू होते थे या जो लिटोरों को भी एक सुरक्षा प्रदान करते थे। भाई वन जो होते थे राज्य के लिए तो संसाधन थे, लोगों के लिए संसाधन थे, लेकिन जो वन होते थे या जो जंगल होते थे कभी कभी क्या होता है इसमें जो डाकू होते थे, लुटेरे होते, जो असामाजिक तत्व होते थे, इनको भी संरक्षण मिलता था, क्योंकि डाकू वाकू क्या करते जंगलों में जाके छिप जाते थे या बच जाते थे, इनको वनों में क्या मिलता था संरक्षण मिला। इसीलिए युद्धों के दौरान शत्रुओं को हारने के लिए वनों को नष्ट करना रणनीति का हिस्सा। क्या होता है मान लो कि जैसे मान लो कि तुम्हारी लड़ाई हो रही किसी से, लेकिन जो शत्रु हार जाता था ना तो हार करके क्या होता था जंगलों में छिप जाता था। इसलिए अगर किसी राज्य से अगर लड़ाई करता था तो आसपास के जंगलों को साफ कर दिया जाता ताकि जो दुश्मन है वह जंगल में जाकर के छुप ना पाए। मराठा सेना युद्ध के दौरान वनों में आग लगा देती थी ताकि शत्रु सेना की
लकड़ियों से सुरक्षात्मक नुकीले बाड़ों का निर्माण ना कर सकें। क्या होता, कई बार जैसे भैया सेना लड़ रही है तो सेना के पास कुछ नहीं बचा, तो मुगल सेना क्या, मराठा सेना क्या करती थी, जो वन होते थे वनों में आग लगाती थी ताकि सैनिक जो है ना अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जो लकड़ी होती थी या नुकीली जो लकड़ियाँ होती थी उनका उपयोग वह न कर सकें। टीपू सुल्तान ने क्रुग्र अभियान के दौरान मार्ग के आसपास पेड़ों और झाड़ियों को काट करके जला दिया था। सिखों ने भी अपने सैन्य अभियानों के दौरान आंतरिक क्षेत्रों में वन को साफ कर दिया था। ब्रिटेन में एक द्वीपीय देश होने के कारण कई शताब्दियों तक समुद्री शक्ति रहा है और 17वीं 8वीं शताब्दी में नौसैनिक शक्ति बन गया था। क्या था ये, नौसैनिक शक्ति के रूप में आ गया था। जैसे जैसे उपनिवेशियों ने यूरोपीय ताकतों की होड़ मची और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए उपनिवेशियों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए नौसेना पर ब्रिटिश निर्भरता की अधिक बढ़ गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अगर बात करें तो जो जहाज होते थे, जहाज़ों के निर्माण के लिए जो ब्रिटेन की मांग ब्रिटेन में ही स्थित अनेक वृक्षों के वनों से पूरी हो जाती थी, परंतु 1760 तक यह क्या था, बहुत दुर्लभ था। अगर ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में जो वनों के जो उसकी क्या होती थी, मांग बहुत धीरे धीरे करती बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इससे दक्षिण एशिया में एक नया संदर्भ मिला। ब्रिटेन ने अपनी लकड़ी की मांग भारतीय वनों से, विशेषकर सागौन का जो पेड़ होता ना उससे पूरी की, उससे आशा की थी। लकड़ी की खोज और अधिक तीव्र हो गई जब 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्रांति ने फ्रांस और नेपोलियन के चरणों के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध नेपोलियन की नाकाबंदी के परिणाम स्वरूप बाल्टिक क्षेत्र में जहाज़ों के निर्माण के लिए लकड़ी की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसकी आरंभिक काल में अगर देखोगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी ने पूर्वी तट पर, ठीक है, जो हमारा पूर्वी तट था यहाँ के समीप उत्तरी सरकार ने सागौन के वनों तथा पश्चिमी घाट पर स्थित वनों का दोहन किया था। नहीं, जो भैया अंग्रेज क्या करते थे, वहाँ वनों को बहुत ज़्यादा काटते थे, वहाँ कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़रूरत थी। भारतीय वनों में ब्रिटेन के इस आरंभिक रुचि को लूट कहा गया था। यानी एक प्रकार से वनों को, यानी अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ जो काट रहे थे उसको आरंभिक चरणों में इसको लूट कहा गया, क्योंकि ब्रिटेन मात्र ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ प्राप्त करना चाहते थे जो उसे असीमित प्रतीत होता था। यानी लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए उनकी कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। 1980 के बाद भारतीय सागवान का उपयोग करके कलकत्ता में गोदीबाड़ में जहाज बनाए गए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अगर आप देखोगे मुंबई में नियमित रूप से जहाज़ों का निर्माण, यानी लकड़ियों को काट के क्या बनाया जाता था, जहाज़ों का निर्माण भी किया गया। आशा की गई कि ब्रिटिश जहाज रानी के लिए भारतीय सागौन पर्याप्त लकड़ी प्रदान करेंगे। ब्रिटिश जहाज रानी के लिए, जहाज रानी का मतलब होता है कि जो जहाजें बनती थी समुद्रों में चलने के लिए, ठीक है, नियमित रूप से आपूर्ति बनाए रखने के लिए सागौन के कुछ वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया। लकड़ी के व्यापार पर नियंत्रण वनों के निजी उपयोग को नियंत्रण करना के पहले कदम के रूप में देखा गया है। यहाँ पहले मालाबार के क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया। 1992 में अगर देखोगे तो जीत लिया गया था मालाबार को, जिस तरह अंग्रेजों ने जीता। यहाँ तक कि वहाँ पर बर्मा में भी इसे लागू किया गया। 1826 में कब्जा कर लिया। 1806 में अगर देखोगे मालाबार में वनों के संरक्षण की नियुक्ति की गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वनिकी के आरंभिक में लकड़ी के नियमित आपूर्ति की आकांक्षा पर क्या होती थी, आधारित, यानी लकड़ी की कैसे पूर्ति की जाए। इस काल के दौरान वनस्पति उद्यान, ठीक है, वनस्पति जो उद्यान था की भी संकल्पना थी। भारत में अगर आरंभिक अगर चरणों में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पौधों की लकड़ी की जो किस्मों के प्रयोग के आधार पर प्रतिरोपण में उन्हें विकसित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर देखोगे जेम्स जो एंडरसन थे, उन्होंने क्या किया था, वनस्पति उद्यान विकसित किया था। यानी अंग्रेजों ने सिर्फ लकड़ी काटते नहीं थे भाई, वह वनस्पतियों का उन्होंने उद्यान भी लगाया था, ठीक है। जो पहले मद्रास के समीप समालकोट में नियुक्त थे, ने भी मद्रास प्रेसिडेंसी में वनस्पति उद्यान के निर्माण के अधीक्षक थे। 1788 में रॉबर्ट किड ने बंगाल के कलकत्ता में निकट एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया, जिसे जलवायु अनुकूलन उद्यान कहा गया है। इसकी शुरुआत कंपनी के नौसेना के जहाज़ों के निर्माण के लिए सागौन की लकड़ी जो होती थी, ठीक है, सागौन की लकड़ी की आपूर्ति करने के में संकल्पित विचार आया। बाद में विलियम ने कलकत्ता में वनस्पति उद्यान के निदेशक बने। वहां उन्होंने लगभग कितनी 800 प्रजातियां किसकी पेड़ों की और 2200 किस्मों के पौधे को लगाकर वृद्धि की। जल्द ही विविध कारणों से मांग में वृद्धि के कारण क्या होता, उन क्षेत्रों में पेड़ों को वाणिज्यिक रूप से काटा जाने लगा जहां पर ब्रिटिश
शासन विद्यमान नहीं था, यानी कह सकते हैं जहाँ पर ब्रिटिश नहीं थे वहाँ का वाणिज्यिक रूप से क्या होता था, पेड़ों को काटा गया। उत्तर पश्चिम में और पंजाब में ब्रिटेन के क्षेत्रीय विस्तार के कारण वनों के कटाव में वृद्धि हुई थी। नव स्थापित ब्रिटेन छावनियाँ ईंधन के तौर पर तथा निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई, जिससे वृक्षारोपण में भी आई। परिणाम स्वरूप 1850 के दशक में अगर देखो तो जो लकड़ी की तीव्रता थी वह तेजी से महसूस होने लगी। अब पंजाब के प्रशासन में देवदार, यानी देवदार का क्या एक पेड़ होता है, ठीक है, देवदार के वनों के उपयोग को सीमित कर दिया था और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई, खेती, पशु को चराने में, आग जलाने में मामलों को रोकने के लिए वन प्रहरियों को नियुक्त किया था। भैया कि पेड़ों की कटाई ना हो, खेती के लिए या पशुओं को चराया ना जाए या जंगलों को जलाने के मामले में क्या था कि वन प्रहरियों को, यानी लोग क्या करते थे, वन प्रहरी क्या होता भाई, जंगलों की देखभाल करते थे, उनको कोई काटे वाटे ना, इसलिए, ठीक है। व्यावसायिक वस्तुओं को पोटियों में भरने तथा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता थी। इन वस्तुओं में से एक अफीम का औषधि घोषित करने से पहले 18वीं सदी और 19वीं शताब्दी में खुला व्यापार होता था, यानी लकड़ी का व्यापार, ठीक है। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति के बाद अफीम चीन तक निजी व्यापारियों तक पहुंची। अफीम व्यापार में निर्यात में लाखों लकड़ी की पेटियों की आवश्यकता है। नहीं, जो अफीम क्या होता था, देखो अफीम को जैसे मान लो भेजते थे, अंग्रेज व्यापार करते थे, तो भैया अफीम को किसी ने जो भर के जाएगा पेटी में, ठीक है, पेटी का मतलब जिसमें बॉक्स जो होता था, ठीक है, बॉक्स को बोलते हैं, ठीक है, तो लकड़ी का होता था, इसलिए लकड़ी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। आधुनिक तकनीकों के विकास के प्रवाह में उपनिवेशियों में देखा गया जो औपनिवेशिक शोषण के यंत्र बने। 19वीं शताब्दी में मध्य में भारत में रेल का आगमन से भारतीय वनों पर, यानी भैया जब रेल आती है तो भारतीय वनों पर काफ़ी दबाव बढ़ा, क्योंकि रेल में क्या होता, पटरियां बनाने में क्या होता था, वनों का। पहली रेल की पटरी मुंबई से थाने का निर्माण जो होता है यह 1853 में किया गया, जो एक मील ब्रॉड गेज के पथ था। इसका निर्माण लगभग 200 शहरतियों की आवश्यकता थी। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि बाद के वर्षों में भारत में रेल विस्तार में कितनी की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसके अगर रेल के निर्माण में जैसे देवदार हैं, साल है और सागौन है, सागौन की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी। रेलवे में भारी मांग के अतिरिक्त लकड़ी की जरूरत ईंधन के रूप में भी होती थी। जिन क्षेत्रों में कोयला नहीं था, यानी जिन क्षेत्रों में कोयला नहीं होता था वहां पर लकड़ी का यूज होता था। और जब भारत में रेल का विस्तार होता है तो कह सकते हैं कि वनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा, क्योंकि वनों की कटाई और भी बहुत तेजी से होने लगी। लकड़ी की आपूर्ति के संकट के कारण क्या था, वनों में प्रवेश करने के संबंध में परिनियम कर दिया गया और इसके संरक्षण, यानी वनों को संरक्षण करने का भी प्रयास किया गया। 1930 के बाद भारत, ब्रिटेन और विश्व के अन्य भागों में विज्ञान की ओर झुकाव वाले अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई और शोध प्रकाशन के माध्यम से मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती पर्यावरण क्षति पर बढ़ गए। ये कह रहे हैं कि पर्यावरण की जो क्षति है बहुत ज़्यादा है। नहीं, अंग्रेज यहाँ के वृक्षों को काट रहे थे, व्यापार कर रहे थे, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो पर्यावरण को जो क्षति हो रही थी उस पर वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। होने दो, उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसमें शामिल थे वनों की कटाई, नियमित अकाल, जल वायु प्रदूषण से होने वाली महामारियां। यानी कह रहे हैं कि जो लगातार भारत में वनों की कटाई हो रही थी या पेड़ों की कटाई हो रही थी, उससे भारत में क्या था, वनों की कटाव हुआ, अकाल भी नियमित पड़ते थे, जल और वायु प्रदूषण होने से कई सारी महामारियां और महत्वपूर्ण रूप से कंपनी की नीतियों ने इस संबंध में किया जो प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी थे। भारत के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन के दोहन के लिए विवेकपूर्ण रूप से वह एक विभिन्न अध्यक्षीय मंडल या खंड के संरक्षकों को नियुक्त करते थे, ठीक है। स्कॉट सर्जन 1847 में मुंबई प्रेसिडेंसी के प्रथम वनों के रक्षक नियुक्त हुए। उसी प्रकार से 1856 में मद्रास प्रेसिडेंसी में डॉक्टर ह्यूम को वनों के संरक्षण बने। उन्होंने वन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने वन संरक्षण प्रयासों में लकड़ी के संरक्षण से आगे बढ़कर के वनों के कटाव सूखे के बीच संबंधों को आकर्षित किया। उन्होंने सूखे को रोकने के लिए, वनों की रक्षा करने, कृषि को समृद्ध करने, सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति बनाए रखने तथा नदी, यानी जो नदियां होती थी, नदियों एवं बंदरगाहों को गाद जमाने की समस्या पर जोर दिया। इस कारण से क्या होता था, इन सभी कारणों से वनों पर जो नियंत्रण था, यानी अंग्रेजों का जो वनों पर नियंत्रण था उसको लेकर के सरकारी जो दखल थी भी बढ़ गया।
कुछ क्षेत्रों में झूम कृषि को भी यानी कह सकते कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्या जो झूम खेती होती थी उस पर भी प्रतिबंध। देखो अंग्रेज क्या करते शुरू में भारत में वनों को भाई अंधाधुंध कटाई करेंगे, खूब काटेंगे, और जब भारत में रेल का विस्तार होता है तब भी क्या होता है वनों को बड़ी संख्या में या लंबी संख्या वनों पर बहुत ज्यादा दबाव काटाई। लेकिन क्या हुआ अंग्रेज फिर क्या करते हैं वनों को संरक्षण के लिए भी कई सारे उन्होंने उपाय किए, जिस तरह से उन्होंने वन संरक्षणों की उन्होंने नियुक्ति की ताकि कटाई कम से कम हो और पर्यावरण को कुछ बचा, क्योंकि वो और भी ज्यादा लकड़ियों को चाह में थे इसलिए। ठीक है, वनों के परिनियम ने उनमें आसपास रहने वाले जनजातीय समूहों प्रभावित हुए जो वनों को एक सार्वजनिक संपत्ति तथा संसाधन के रूप में देखते थे। वे अपनी आजीविका करने के लिए वनों उत्पादक का संग्रह करते थे, कृषि परंपरागत पद्धतियों का इस्तेमाल या झूम खेती करते थे। तमिल में अगर बात करेंगे तमिल के कुमारी नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने कृषि को सीमित करने की रणनीति अपनाई, यानी ब्रिटिश जो थे कृषि को क्या सीमित कर रहे थे। यह तर्क दिया गया कि वनों पर राज्य का नियंत्रण अधिक राजस्व उत्पन्न करने और वनों की वाणिज्यिकीकरण को सुगम बनाने के लिए किया गया है। जहाज के निर्माण की लकड़ी की प्राप्ति, चंदन की प्राप्ति, चाय और कॉफी के बागानों में की स्थापना, लोहे उद्योग के लिए वन संसाधन के दोहन और रेलवे के आरंभ ने वन उत्पादों के उपयोग के लेकर के जनजातीय समूहों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उनके जीवन में भारी परिवर्तन आया। ज़्यादातर जनजातीय लोग कृषि मजदूर बन गए और फिर कृषि से संबंधित गतिविधियों में लग गए। उनके व्यावसायिक स्तर में गिरावट आई, वे अपने भूमि पर से दूर हो गए। इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में कृषक समाज की सीमा पर रहने वाले समूहों पर अनियंत्रण हुआ। अनुपादक रूप से अतिरिक्त उन्हें वनों के कटाव के लिए जिम्मेदार माना गया। उन तरीकों को पारिस्थितिक और तथा विनाशकारी एवं बर्बाद करने वाला माना जा रहा था। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जो मेनली अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर पॉइंट में देखेंगे, अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी सेक्शन को देखा 5.3 में देखें। ठीक है, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट था। 5.3 में देखो क्या वन्य जीव महामारी की ओर, महाविनाश की ओर। अब वन्य जीवों को देखेंगे इस पे 5.3 में देखें। ठीक है, आधुनिक काल के पूर्व में अगर हम बात करें तो वन्य जीव समृद्ध और विविधतापूर्ण थे। अगर हम जीवों की बात करें तो जीवों में विविधता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, क्या विविधता, यानी विविधता कम है, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि शासकों में एक क्रीड़ा के तौर पर शिकार लोकप्रिय था, यानी जो राजा वाजा होते थे वो क्या करते थे भैया, शिकार खेलने जाते थे, यानी उनके लिए क्या था, पशुओं का शिकार करना एक खेल था। वनवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए अवश्य शिकार करते होंगे, लेकिन फिर भी औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक ने जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार को सीमित रखा था। उन्होंने शेरों और बाघों के शिकार को एक राजकीय विशेषाधिकार बना दिया था। किसे, ये मुगलों ने। ठीक है, उनके पूर्ववर्ती उत्तराधिकारियों के अंतर्गत यह सुरक्षा प्रभावी नहीं रही। इसके बावजूद औपनिवेशिक दस्तावेजों से हमें पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में वन्य जीव इतना समृद्ध था कि वहाँ अफ्रीका के वन्य जीवों से काफ़ी मिलता जुलता था। वनों के अस्तित्व एवं अन्य जीवन दोनों एक दूसरे से अविभाज्य थे, जुड़े हुए थे। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से पश्चिम के अंदरूनी क्षेत्रों में विस्तार के क्रम में हमें उपनिवेशिक दस्तावेजों से मौजूद वनों तथा वन्यजीवों की झलक पाते हैं। ठीक है, कैप्टन टी विलियमसन की किताब में भारतीय वन्यजीवों पर एक मनमोहक विवरण मिलता है। जब शिकार क्रीड़ा शुरू हुई, शिकार क्रीड़ा का मतलब होता है जो शिकार क्रीड़ा का मतलब जो खेलने के लिए शिकार करते थे पशुओं का, ठीक है, हुई थी। और यह इस बात को बताता है, या इस बात को बताता है इस काल में वन्यजीव भरपूर था। यानी जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो जो वन्यजीव था वो क्या था भाई मेरे, बहुत ज़्यादा भरपूर था। एक अंग्रेज महिला जिसने 1837 में राजमहल की पहाड़ियों में एक बड़े शिकार का आयोजन किया, वह इन वनों में भरपूर बाघों, गैंडों, जंगली भैंसों और जंगली कुत्तों होने की बात कहती है। यानी कहती है कि यहाँ पर जंगलों में जो जीव हैं वह भरपूर हैं। मेजर जे इलियट अपनी बुक में कहते हैं कि कलकत्ता से ब्रिटिश सीमा जमुना यानी जमुना तक बस्तियों और खेतों के आसपास घने वनों अव्यवस्थित हैं। वहाँ पर बाघ, हिरण, मोर, बत्तख, तीतर, बटेर, चारा पक्षी बड़ी संख्या में घूमते रहते। यानी कहते हैं कि नदियों के किनारे, यमुना के किनारे क्या है, बड़ी संख्या में जो जानवर हैं क्या है भाई, वह घूमते रहते हैं। इस प्रकार को बताता है। गंगा के सुंदरपुर वन दोहन क्षेत्रों में बाघ, हिरण, कुत्ते, गैंडा, भैंस बड़ी मात्रा में थे। नेपाल की तराई क्षेत्रों में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हिमालय की निचली पहाड़ियों, नेपाल की
सीमा के साथ लगभग 600 मील दूर तक। इसके दक्षिण में विशाल दलाई क्षेत्रों में कई झीलें थी। वहां पर वन्य जीव जैसे क्या होते थे, दलाई क्षेत्रों में क्या कौन कौन से वन्य जीव थे, जैसे भाई क्या था, हाथी था, बाघ, तेंदुआ, चीता, ककड़ा, हिरण, सुअर पाए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में एक सींग वाले गैंडे का आखिरी शेष दौर था, यानी यहाँ पर क्या था, एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा शिकार क्रीड़ा आयोजित की गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे क्या करते थे कि जानवरों का शिकार करते थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक क्रीड़ा यानी खेल होता था, खेल का आयोजन किया था जो शताब्दी के उत्तरार्ध में बढ़ी। पहला शिकार भारत में काफ़ी पहले आयोजित किया गया था, जब मद्रास हिगडट सोसाइटी ने स्थापना की थी। अंग्रेज अधिकारियों ने इंग्लैंड के ग्राम क्षेत्रों में पैदा हुए और पढ़े बढ़े थे, जहां शिकार क्रीड़ा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त बड़े अधिकारी ब्रिटिश उच्चाधिकारी में लोकप्रिय थे। इसके लिए भारतीय वन्य जीवों पर उन्होंने भरपूर अवसर प्रदान किए। 19वीं शताब्दी में अगर देखोगे, कई अंग्रेजी अधिकारियों ने महान शिकारियों के तौर पर ख्याति प्राप्त की, जैसे कि विलियमसन है, शेक्सपियर हैं, ये सारे लोग थे। उन्होंने हर तरह के जंगली जानवरों का शिकार किया। सबसे ज़्यादा ध्यान बड़े शिकार जैसे कि बाघों का, शेरों का और हाथियों पर दिया जाता था। किसी प्रकार से वनों का शिकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी शुरू में क्या था कि वनों में जो जंगली जानवर थे या जानवरों का जो शिकार होता उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वास्तव में 18वीं शताब्दी के अंत से ही राजस्व उत्पन्न करने के लिए कृषि के विस्तार में ब्रिटिश नीति का हिस्सा था। इसके लिए वनों की कटाई और जंगली जानवरों से क्षेत्र को मुक्त कराने की आवश्यकता थी। इसलिए लोगों ने वास्तव में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बढ़ावा दिया गया। तीव्र और सुरक्षित आवागमन एवं संचार के लिए बंगाल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ग्रैंड ट्रंक सड़क निर्माण किया गया। इसे चौड़ा करने के लिए निकटवर्ती वनों को काटने के कारण इस क्षेत्र में भी जंगली जानवरों की संख्या में क्या होती भैया, काफ़ी कमी है। क्योंकि यार जब सड़क बनी तो जंगल काटे जा रहे थे, तो जंगली जानवरों की जो संख्या थी उसमें भी काफ़ी कमी आई। शिकार एक क्रीड़ा मात्र नहीं था, यह अति परोस्त और प्रतिष्ठित प्रतीक माना जाता था। यानी जो जंगलों में पशुओं का शिकार किया जाता था यह मात्र एक खेल नहीं था, बल्कि पुरुषों में शक्ति के लिए और अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए भी इसको एक प्रतीक बना दिया गया था। ऊंचे मचानों से शिकार करने की बजाय जमीन पर पैदल किए गए साहसिक शिकार अभियानों में पुरुषत्व के आधार पर ज़्यादा सराहना की जाती थी। शिकार किए गए जानवरों का आकार भी शिकारियों की प्रतिष्ठित वृद्धि करता था। यह तर्क दिया जाता था कि बड़े शिकार से एक सम्भ्रांत पुरुष की हैसियत प्राप्त करने का एक सरल उपाय बन जाएगा। बड़े शिकार को अधिक संख्या में शिकारियों की हैसियत में वृद्धि करते थे, जो अपनी उपलब्धि पर गर्व करते थे। परिणाम स्वरूप इस प्रकार जंगली जानवरों और पक्षियों का विनाश हुआ। यानी जो शिकार किया जाता था वो मात्र एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि अपने कह सकते हैं कि भाई पुरुषत्व दिखाने के लिए, अपनी विल पावर दिखाने के लिए और मन सम्मान और प्रतिष्ठा को पाने के लिए भी क्या होता था, शिकार किया जाता था। एक अंग्रेजी अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले 300 शेरों का शिकार किया था। कितने भैया, 300 शेरों का उसने किया था, अकेले शिकार किया था। रजवाड़ों, रियासतों के शासकों में भी बड़े शिकार आयोजित करते थे और प्रायः अंग्रेज अधिकारी जो होते थे उनके अभियानों में शामिल होने के लिए क्या करते थे, उनको न्योता देते थे, आओ भैया कि हम मिलकर के शिकार करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारियों को उनके अभियानों शामिल होने की न्योता मिलता था। यह आकलन है कि ब्रिटिश राज्य में लगभग 80,000 बाघ, ध्यान सुना, ब्रिटिश शासन काल में 80,000 बाघों और 1.5 लाख तेंदुओं, लगभग 2 लाख भेड़ियों को मार डाला गया था। कितने को? 80,000 बाघों, 1.5 लाख तेंदुआ और 2 लाख भेड़ियां मार डाले गए। यह आकलन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वन्य जीव विध्वंस के पैमाने पर एक झलक प्रस्तुत करता है। 19वीं शताब्दी के दौरान शिकार के कारण कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जो वन्य जीव को समझने में, वन्य जीवों को जीवन तथा आदतों के आवास में संबंधित दर्ज करते हैं। शिकार में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई है। नहीं, 19वीं शताब्दी कह सकती जो शिकार था वह धीरे धीरे करता भाई मेरे बढ़ रहा था, जिसे वन्य जीव में एक बृहद सीमा तक खत्म कर दिया। फिर भी पारिस्थितिक नुकसान के एहसास ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की और 19वीं शताब्दी के आखिरी में वन्य जीव की रक्षा के लिए, नहीं अब क्या होगा, पहले तो भैया जीवों का शिकार बहुत किया, ठीक है,
खूब मारते थे। लेकिन बाद में क्या होता, 19वीं शताब्दी जब धीरे धीरे समाप्त होती है तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या होते हैं, कई सुरक्षा के कानून भी बनाए जाएंगे। पहले तो क्या हुआ, जानवरों को बहुत मारा गया या उनका शिकार किया गया, जंगलों को नाश किया गया, जंगलों को काटा जा रहा था। लेकिन जब वन्य जीव धीरे धीरे कम पड़े और मनुष्यों पर जब बुरा प्रभाव पड़ा इसका, तो क्या होता कि वन्य जीवों को बचाने के लिए कई सुरक्षा के कानून भी बनाए गए। अब देखेंगे संरक्षण में स्थानीय परंपराएं, यानी कह सकते कि जो वन्य जीव थे या कह सकते जो थे, किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया गया। 5.4 लकड़ी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर घरों निर्माण के लिए किया जाता है, यानी जो लकड़ी होती थी उसका इस्तेमाल किसके होता, घर का निर्माण करने के लिए। उपकरण, कृषि के औजार, संगीत वाद्य यंत्र, अनेक हस्तशिल्प सामग्रियों में निर्माण में ऊर्जा के आधारभूत केंद्र में इसका उपयोग होता था। इसका उपयोग काफी बढ़ गया था, किसका, लकड़ी का। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हुई और स्पष्ट भी हुई। कुछ समुदायों को संसाधन के संरक्षण और उनके विवेकापूर्ण इस्तेमाल की, यानी कुछ ऐसे समुदाय थे जो संसाधन का यूज भी करते थे और संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन नहीं करते थे, बल्कि संसाधनों का बचाने के लिए वो भी क्या करते थे, उनका प्रयास करते थे, आवश्यकता का एहसास है। इस काल में संरक्षण के कुछ प्रयास राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देते हैं। कहाँ पर, राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय था, ध्यान रखना, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय पर्यावरण के प्रति रुझान के लिए जाना जाता था। संस्थापक, वहाँ बिश्नोई समाज के जो संस्थापक थे, शिक्षा से उभरे इस समुदाय में राजस्थान में विशेषकर बीकानेर और जोधपुर का जो इलाका था, सूक्ष्म क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। 18वीं शताब्दी तक यह समुदाय इतना प्रभावी हो गया कि शासकों में जम्मोजी के उपदेश का सम्मान देने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमें जोधपुर और बीकानेर के राजाओं के द्वारा आधिकारिक आदेश, यानी परवाना जिसे बोलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जिसमें हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी सबसे पहले जो कह सकते हैं कि वनों के टाइम में भैया क्या था, बिश्नोई समाज ने किया था। खोजरी वृक्ष का महत्व जो कि 17वीं शताब्दी में ध्वज पर भी प्रतीक करने के लिए दिखाई देता, बाद की शताब्दी में जारी रहा, क्योंकि इस पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। किस, कौन से पेड़ का काटने पर, ठीक है, यहाँ पर कह सकते खेजरी वृक्ष जो होता था उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वन बहुत कम थे। क्या होते थे, वन बहुत कम थे। मध्य और पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे घने नहीं थे, इसलिए बचे हुए वृक्षों को बचाना अति आवश्यक था। यानी क्या होता था, पेड़ पौधे धीरे धीरे कम हो रहे थे, इसलिए पेड़ और पौधों को बचाने के लिए क्या होता है कि बिश्नोई समाज एक काम करता है राजस्थान के इलाकों में, ठीक है। इसकी आवश्यकता इस सीमा तक महसूस की गई कि पेड़ काटने पर दंडित करना आम हो गया था। यानी अगर भैया का कोई पेड़ काटा था तो उसको दंड दिया जाता था, ये आम बात हो गई थी। उदाहरण के लिए हमें 17वीं और 18वीं शताब्दी में आमेर में मिलते हैं। यह सुझाया गया है कि राज्य पेड़ पौधों के संबंध में नियंत्रण का अधिकार रखता है। यानी हो गया कि भैया अब जो स्टेट है, यानी जो राजा है, वह पेड़ पौधों पर एक प्रकार से नियंत्रण रखेगा और जो पेड़ पौधों को काटा गया उसे दंड मिलेगा, और अनधिकृत रूप से पेड़ काटने पर सजा दिया जाता था। कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों ने उनकी विशेषताओं या उपयोगिताओं पर धार्मिक एवं अनुष्ठानिक कारणों से महत्व को है। कुछ ऐसे होते जो पेड़ होते धार्मिक, जैसे भैया पीपल हो गया, नीम हो गया, या कुछ ऐसे पेड़ थे जिनको पूजनीय बना लिया गया। इन पेड़ों पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पीपल, बरगद को शुभ माना जाता था, यानी वही बता रहा हूँ, जब इनको शुभ माना गया तो इनकी कटाई भी नहीं होगी। जामुन में औषधीय गुण थे, जामुन को बताया कि उससे औषधि बनता है। राजस्थान का प्रमुख वृक्ष बाबुल आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से मूल्यवान है, इसलिए इनकी कटाई करने पर दंड दिया जाता था। यानी अगर मान लो कि जैसे जिन पेड़ों की पूजा होती है, जैसे क्या जिन पेड़ों की पूजा होती थी, या जो पेड़ जो आर्थिक परिस्थिति में या जिन पर क्या होता था मूल्यवान दवाइयाँ बनती थी, अगर इन पेड़ों को अगर कोई काटता था क्या उनको दंड दिया जाता था, ठीक है। कई मामलों में राज्य चारे और घास के संसाधनों पर नियंत्रण हुआ करता था। यानी स्टेट क्या करता था, चारे और जो संसाधन थे उस पर क्या नियंत्रण करता। उनकी सैन्य आवश्यकताओं के लिए चारागाह भूमियों को आरक्षित कर दिया गया था, ताकि सेना के आधार पर घोड़े, ऊंटों और हाथियों को पर्याप्त घास उपलब्ध कराई जा सके। राजा अनधिकृत रूप से घास कटाई के लिए दंडित कर सकता था। देखो राजा क्या होता था, घास के जो मैदान होते थे, जो घास के इलाके होते थे, वो अपने अंडर में ले लेता था, ताकि उसके यहाँ पर जो सेना में जो मान लो कि जो घोड़े हैं, जो हाथी हैं, वह घास के लिए उनको मिल सके। इसके अतिरिक्त आरक्षित चारागाह भूमि के अलावा राज्य बलपूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित, यानी जो यहाँ पर राज्य में क्या था, जो स्थित जो बलपूर्वक जो समुदाय रहता था, उस समुदाय के लिए सामुदायिक तथा निजी
चारागाह की भूमि का क्या करता था, उपयोग कर सकता था। ठीक है, उनका उपयोग ऐतिहासिक कालों में अगर आप देखोगे, ऐतिहासिक कालों में अभिलेखों दस्तावेज में मिलते हैं जिसमें लोग राज्य से सैनिकों को कूच करने के दौरान नियंत्रण करने की प्रार्थना करते हैं ताकि लूट की घटनाओं और फसलों के अन्य संसाधनों को नष्ट होने से बचाया जा सके। कुछ शासकों और भूपतियों समूहों ने शिकार क्षेत्र, यानी जो शिकार क्षेत्र था उसके किलों की सामरिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से वन रोपण किया था। यानी क्या होता, कुछ भूपति ऐसे होते थे अपने किलों की रक्षा के लिए क्या करते थे, पेड़ों को लगाते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध सिंध में तालपुर मीर थे जिन्होंने 1783 में वन रोपण आरंभ किया ताकि शिकारगाहों का अनुसरण किया जा सके। साधारणतः वृक्षों की कटाई नहीं की जाती थी, काटने के लिए अनुमति आवश्यक थी। जब अंग्रेजों ने 1843 में सिंध जीत कर विलय कर लिया तब भी उन्हें से कई वांछित शिकारगाह अस्तित्व में थे। अवध के जमींदारों ने अपना किलों के आसपास वृक्षारोपण तथा झाड़ियों को संरक्षण दिया ताकि उन्हें राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों से बचने के लिए एक सुरक्षित शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इस बात को दर्ज किया गया कि वन इतने सघन थे कि तोप के गोले भी इन्हें भेद नहीं पाते थे। नहीं कह रहे भैया कि वन इतना ज़्यादा पेड़ था कि अगर तोप के गोले भी मारा जाता था तो काम नहीं करता था, यानी वन इतने ज़्यादा थे। ठीक है, आगे देखिए, वनों के बाद हम बात करें अकाल की बात करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है 5.5 में आपका क्या है, अकाल। देखिए, उपमहाद्वीप के इतिहास में अकाल नियमित रूप से पड़े हैं। भैया अकाल तो पड़ता था, सूखा बहुत पड़ता था, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको ना। ठीक है, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत 1765 से लेकर के 1858 के बीच केवल बंगाल में ही करीब 1 दर्जन से अधिक 4 बार भयंकर सूखे पड़ गए। विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि अकाल प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि फसल न होने और सूखे पड़ने पर पारिस्थितिक प्रशासन प्राधिकरण के कुप्रशासन और कुप्रबंधन के कारण भयंकर अकाल। इतिहासकार मानते कि भाई मेरे जो अकाल पड़ता था यह प्राकृतिक अकाल नहीं था बल्कि जिस प्रकार से वनस्पतियों का, जिस प्रकार से पर्यावरण का दोहन होता था या जो कुप्रबंधन था या कुप्रशासन था, उस कारण से भयंकर और बड़े बड़े अकाल यहाँ पर पड़ रहे थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला अकाल 1769 से लेकर के 1770 में पड़ा पहला अकाल। इस 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी त्रासदी माना गया। इस अकाल ने पश्चिम और उत्तरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ भागों को तबाह कर दिया था जब पहला अकाल पड़ा। इसके पहले 1768 तक बंगाल और बिहार में मानसून के असफल होने के कारण आंशिक रूप से फसलें नष्ट थी। जनसंख्या 1/3 का अकाल और भूखमरी के कारण नाश हो गया था। 1/3 जनसंख्या भैया मर गई थी, अकाल पड़ा था। सरकार की ओर से कर वसूली में कोई राहत नहीं दी गई। अरे सरकार भी वसूल रही, कर भी वसूल रही है, सूखा पड़ेगा तो कहाँ से करेगा, बल्कि उसे ज़्यादा 3-4 राजस्व, यानी जो अंग्रेज थे भैया सूखा पड़ जाए कुछ भी हो जाए कर वसूलता रहता था। अब मान लो तुम्हारे खेत में कुछ हो नहीं रहा है तो कर कहाँ से दोगे। ये इसलिए क्या होता, जो अंग्रेज थे वो सिर्फ राजस्व उनको मतलब था, सूखा पड़े चाहे पत्थर पड़े कोई मतलब नहीं था। ठीक है, राजस्व की वसूली हो रही थी। इस बात से पता चलता है कि अकाल वर्ष 1770-71 में ज़्यादा राजस्व वसूला गया। यहाँ तक कि कुछ उपनिवेशिक दस्तावेजों में इस स्थिति के संदर्भ में चिंताएं भी व्यक्त की गई थी। 1781-82 में मद्रास के क्षेत्र में सूखा पड़ा और 1784 में पूरे उत्तरी भाग में सूखा पड़ गया। 1783-84 में 40 अकाल ने पश्चिमी अवध, पूर्वी बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजपूताना और कश्मीर को पूरी अपनी चपेट में ले लिया था और करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 1 लाख, कितने करें यहाँ पर कितना, 1 करोड़, कितना लोगों की भाई मेरे, 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी जब यहाँ पर अकाल पड़ा था। कितना? 1783 और 1784 में। कई बड़े क्षेत्रों में आबादी काफ़ी कम हो गई थी। बड़े बड़े इलाकों में जहाँ पर 10 लाख रहते 2 लाख लोग बचे थे। ठीक है, 1789 से 92 में दोजी बोरा नामक एक विस्तृत अकाल पश्चिमी भारत और दक्कन के क्षेत्र में पड़ा। इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी, गुजरात, दक्कन, हैदराबाद, दक्षिण मराठा, मारवाड़ा शामिल थे। इसमें करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत होती है। ऐसे भयानक वर्णन मिलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई। मृतक लोगों को दफनाया और जलाया नहीं जाता था। मद्रास में कंपनी ने कुछ राहत के कार्य किए थे। 1803 में आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अकाल पड़ा
और 1837 में दक्षिण भारत में भी बड़े विनाशकारी अकाल पड़े, जिसमें 5 लाख लोगों से 2 लाख लोगों की जानें चली गई। सरकार ने कुछ सार्वजनिक कार्य किए, लेकिन असहाय लोगों को अधिकांश राहत नहीं मिल पाई। ठीक है, इस काल में अकाल के आधारभूत कारणों की समीक्षा करते हुए विनीता दामोदरन यह तर्क देती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए हस्तक्षेपों और 18वीं-19वीं शताब्दी में आधुनिकता एवं विकास ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी राज के अंतर्गत करों में वृद्धि की गई, अस्थायी बसावट को बढ़ावा मिला, रेल आगमन आया, निजी पूंजी परंपरागत हुई, अर्थव्यवस्था के विनाश के कारण बने। कंपनी ने संपत्ति की नई शुरुआत की और वन भूमि और कृषि भूमि को बदलने की रणनीति, इस वनों की अव्यवस्था एवं लुटेरी जनजातियों ने शरण स्थली बन गई। कंपनी ने दोहरी दीवानगी ग्रहण करने के बाद भू राजस्व बढ़ा दिया। कर वसूली अत्यधिक कठोरता से कठोर की जाती थी, जिससे लोगों को काफ़ी दुर्गति होती थी। यह स्थिति और भी शोचनीय। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्देश में मांग की कि अधिकारियों को इंग्लैंड से धन मंगाए बिना ही निवेश में वृद्धि करनी होगी। नहीं कह रहे हैं कि भैया इंग्लैंड से कुछ नहीं आएगा, बल्कि यहीं से धन बढ़ाओ। उन्होंने भारत में पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना होगा, उसी से इंग्लैंड को नियमित रूप से उत्पादन खरीदने होंगे। अतः अधिकारियों को कर ग्रहण करने में वृद्धि और उसे अधिक से अधिक कठोरता से लागू करने के लिए क्या होता था, बाध्य होना पड़ा था। किसको? अंग्रेजी अधिकारियों को। जिससे क्या होता था कि काफ़ी यहाँ पर सूखा पड़ता है। देख रहे हो कितना सूखा पड़ा था, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती थी अलग अलग लिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 5.6 देखो, रोग और महामारी किस प्रकार से भैया फैलती थी। देखो, विस्तृत भारतीय उपमहाद्वीप में पर्यावरण विविधता से परिपूर्ण था, जिसमें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों से लेकर के मैदानी विशाल मैदानों और ध्रुवीयता वनों से लेकर के बंजर मरुस्थल थे। इस विविधता से भरे क्षेत्रों में विशेषकर रोग भी होते थे। यानी क्या होते थे, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता था, जो विविधता भरे क्षेत्र, यहाँ पर विशेषकर विशेष रोग होते थे। जैसे कौन कौन से रोग होते थे भाई? रोग में देखना क्या है, प्लेग है, ठीक है, चेचक है, मलेरिया है, ये कुछ बड़े बड़े रोग हैं। प्लेग फैल जाता था जिससे पूरे गांव साफ हो जाते थे, चेचक भी सुना होगा, और मलेरिया, ये भी बड़े विनाशकारी प्रभाव थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। कंपनी के अधिकारी एवं सैनिकों ने इसमें क्या इनकी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हुए, इनको बहुत बीमारी है। भारत में प्लेग फैलने की विविध घटनाओं की सूचना मिलती है, यानी प्लेग फैलता था। 1812 में कच्छ में शुरू हुए प्लेग का प्रकोप गुजरात के अन्य क्षेत्रों के सुंदर तक फैला और करीब 10 वर्षों तक जारी रहा। 1828 में पंजाब के हिसार क्षेत्र में प्लेग ने पूरे लक्षणों की बीमारी का जिक्र मिलता है। 1836 में राजपूताना के मेवाड़ में राज्य में प्लेग फैलने की सूचना मिली। अन्य महामारियों में अगर बात करें, कोलोरा, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी परिचित नहीं थे। 19वीं शताब्दी में कोलोरा का प्रकोप फैला, लेकिन यह केवल बंगाल तक सीमित रहा। हालांकि 1817 से 21 तक भारत में विस्तृत रूप से यह बीमारी बड़े रूप से फैलती है और काफ़ी लोगों की क्या होती है, इसमें मृत्यु भी होती है। नेक्स्ट बीमारी देखेंगे भैया, मलेरिया। मलेरिया सबसे भयानक और घातक बीमारियों में से एक थी। जैसे बीमारी का नाम, फिर उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। देखो, मलेरिया जो थी सबसे भयानक और घातक बीमारियों में से एक थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पर्यावरण की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। मध्य भारत में वन क्षेत्र, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों में आग क्षेत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करते थे, जो मलेरिया से त्रस्त था। औपनिवेशिक दस्तावेजों में चिकित्सा और स्थलाकृति से संबंधित ग्रंथों में ज्वार को नियमित रूप से पर्यावरणीय में एक विशेष रूप से पहने। ज्वार का मतलब क्या होता था भैया, को बुखार बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, बुखार की समस्या थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले दक्षिण में वनारक्षित पहाड़ियों में इसका सामना किया, संभवतः इसीलिए इसे मलेरिया का नाम दिया गया, जहाँ पर तमिल में मल का अर्थ होता पहाड़, और इसे जंगल ज्वार भी कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि मलेरिया किन कारणों से था। ये कह रहे हैं कि भैया 19वीं शताब्दी तक लोगों को पता ही नहीं चला मलेरिया किस कारण से फैलता है, कैसे फैलता है। यह लोगों को यह विश्वास है कि, देखो, विश्वास था कि मलेरिया जानवरों की लाशों एवं गिरे हुए पेड़ पत्तों के सड़ने से उत्पन्न हवा के द्वारा फैलने एक जहर है। हालांकि इसे दलदली भूमि, बाढ़ और दलदल पेड़ों के नीचे झाड़ियों और वनों
में वातावरण में जोड़ता था। कुछ चिकित्सकों ने पर्यावरण एवं अनुभव के आधार पर उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया जहां मलेरिया प्रकोप नियमित रूप से गंभीर समस्या थी। इन क्षेत्रों में दलदली क्षेत्र में जैसे तराई, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में बंगाल, असम, कहाँ पर मलेरिया ज़्यादा फैला, कहाँ पर भाई मेरे, बंगाल में, असम में, और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण करवाया। 1896 से 98 के बीच रोनाल्ड द्वारा मलेरिया फैलने की मच्छर की भूमिका की खोज की थी उसने। बाद में क्या था, 1896-98 में क्या होता है कि पता चलता कि मलेरिया जो है वह मच्छर से फैलता है, इसको पता था। डेविड ने तर्क दिया कि ब्रिटिश इन पहाड़ियों में एक पारिस्थितिक सीमा देखते हैं। इन क्षेत्रों में स्थलाकृति, पेड़ पौधों की बीमारियां, जलवायु, जंगली जानवर, जनजातियों के कारण क्या होता, मैदानी इलाकों को अलग देखा जाता था। यह वन क्षेत्र में साफ की गई भूमि जनजातियों और कृषक समाज के बीच विरोधाभास दिखाई पड़ता है। 18वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो अंत में अंग्रेजों ने बंगाल के पश्चिमी सीमा स्थित जंगल महल, दक्कन में खानदेश और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी सरकारों और पहाड़ी क्षेत्रों में दंडात्मक आक्रमण किए। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से मलेरिया एक बड़ा जिक्र था जो फैलता था, और इस प्रकार से इसका कंट्रोल भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप देखो कंट्रोल तो नहीं रहा था सेना ने। चेचक, देखो नेक्स्ट बीमारी क्या है, चेचक लिखोगे, ठीक है। देखो चेचक भारत में आम था, ठीक है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, बंगाल और उत्तरी भारत में लोग इसे शीतला नाम की देवी से जोड़ते थे, यानी जिसे बोलते हैं माता जी निकल जाती है उसे, वही चेचक है, ठीक है। क्या उत्तर भारत में इसे शीतला नाम की देवी से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि वह चेचक होने के पश्चात पीड़ितों को ज्वार को ठंड, यानी क्या होती, बुखार होता है और ठंड से बुखार आती है, अतः उनकी पूजा एवं भय दोनों ही विद्यमान थे। बंगाल में 1769 से 70 के अकाल के पश्चात चेचक महामारी ने लाखों लोगों की मृत्यु हुई। 1796 में एडवर्ड जेनर को चेचक टीके की खोज करने में सफलता मिली। 19वीं शताब्दी में चेचक का टीका सीमित रूप से भारत में उपलब्ध था, यानी बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत। चेचक भी एक बड़ी बीमारी जो थी वह फैलती थी, चेचक को भी लिखोगे। अगला हम देखेंगे हमारा क्या रहेगा, जल संसाधन क्या है, ठीक है, जल का संसाधन कैसे किया जाता था, ठीक है। क्या जल संसाधन, देखिए ब्रिटिश काल के पूर्व वर्षा द्वारा संचित कृषि के अतिरिक्त सिंचाई के परंपरागत, यानी ब्रिटिश काल से पूर्व क्या था, सिंचाई के जो साधन क्या थे, परंपरागत साधन कौन थे, जैसे कुएं, तालाब, कुंड इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ स्थानीय शक्तियों ने छोटी नहरों का निर्माण किया था, वे उपनिवेशिक काल में भी उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने पुरानी नहरों की मरम्मत की और नई नहरों का निर्माण बड़े स्तर पर करवाया था, ठीक है। पंजाब में बोरी दोआब में शाहजहां के शासनकाल के दौरान अभियंता सलाहकार अली मर्दान खान ने रावी नदी के बसाए तट पर 177 लंबी नदी हांसी नहर का निर्माण करवाया। सिख शासन के दौरान अगर बात करें तो इस नहर का निर्माण अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक पानी ले जाने के लिए किया गया था। पूर्ववर्ती मुगल शासकों के दौरान 1774 में शाह नहर नामक छोटी नहर का निर्माण ब्यास नदी के पश्चिमी तट के गांवों के साहूकारों के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में कंपनी राज के अंतर्गत सुल्तान एवं मुगल काल में बनाए गए नहरों में जो प्रयोग होता था, सूखे की मरम्मत एवं सुधार किए गए थे। इसमें शामिल थी यमुना नदी पर बनी पूर्वी और पश्चिमी जमन नहर, जो ब्रिटिश दस्तावेजों में कहा गया। पश्चिमी यमुना नहर मूल रूप से 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। बाद में यह उपयोग में नहीं रही, परंतु अकबर के शासनकाल के दौरान इसे पुनर्जीवित किया गया। शाहजहां के काल में अली मर्दाना खां के द्वारा इसमें सुधार किया गया। 1718 में बंगाल के केजीआर बेन ने इसे बहाल करने की जिम्मेदारी ली। 1820 तक इसे पूरा किया गया। 1832 से 33 के अकाल के दौरान इसे परिवर्धी में सुधार किया गया। नहर के आने वाले राजस्व में सरकार ने, यानी जो सरकार थी इसमें क्या करती थी, इसमें अधिक से अधिक सुधारों को प्रेरित किया गया। यानी कह सकते कि जो बाद में नहरों की बहुत ज़्यादा खुदाई की जाएगी, ठीक है। पूर्वी जमुना नहर और दोआब नहर का निर्माण किया गया 18वीं शताब्दी के आरंभ में अगर देखोगे तो, लेकिन जल्द ही इसका उपयोग बंद कर दिया गया। 1784 में इसे रोहिला सरदारों ने आंशिक रूप से क्या पुनर्स्थापित किया था, यानी दोबारा इसका। 1820 के दशक में अगर देखोगे तो अंग्रेजों ने इसे दोबारा बहाल करने के लिए कार्य आरंभ किया और 1830 में इसे खोल दिया गया था।
रोहिलखंड यानी रोहिलखंड में अगर बात करें तो देहरादून घाटी में स्थित कई बांधों का यानी कई बांधों और कई नहरों का निर्माण में व्यापक सुधार हुआ। अंग्रेजों ने मेरठ के समीप पश्चिमी काली नदी से क्या था 12 मील लंबी नहर का निर्माण किया है। 1849 में लाहौर में क्या होता था, ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे उन्होंने दोआब में हंसी नहर का निर्माण में सुधार किया। इसे 1859 में खोला गया। 1861 में सिंचाई के लिए शुरू होती है। ठीक है। दक्षिण में अगर बात करें तो तंजौर को अंग्रेजों को सौंपा गया, जबकि सर्वाधिक प्रभावशाली देशीय संरचना कावेरी नदी पर बनाए गए विशाल मरम्मत और सुधार किया गया। मूल संरचना का श्रेय सामान्यतः चोल राजाओं को दिया जाता है। यही चोल राजाओं ने क्या किया था कि कावेरी जो नदी थी, ठीक है, कावेरी नदी पर क्या किया था, उन्होंने बांध बनाने का काम किया था। ठीक है। लेकिन विद्वान उन्हें दूसरी शताब्दी एवं 11वीं शताब्दी के परिधि में रखते हैं। 1834 में सर आर्थर कॉटन द्वारा एनीकट के मरम्मत और विस्तारीकरण किया गया। पालर संरचना का निर्माण 1855 में किया। इसके अतिरिक्त देखो गोदावरी, कृष्णा, पन्नार की संरचनाएं 1844, 52 और 1855 में आरंभ की गई। कावेरी और कृष्णा पर ने ही विशाल बांध, यानी कह सकते हैं कि दक्षिण में जो कावेरी थी और जो कृष्णा नदी थी उस पर बड़े बड़े क्या होते भाई बांधों का निर्माण किया जाता है। गंगा नहर विशुद्ध रूप से ब्रिटिश परियोजना की प्रथम थी। इस विशाल परियोजना की संकल्पना 1836 में कर्नल जॉन ने की थी। सर थॉमस ने इस परियोजना का परीक्षण किया, लेकिन कुछ भौतिकीय रुकावट के कारण इसका निर्माण नहीं हो गया। लेकिन 1837-38 में गंभीर अकाल के बाद इसको दोबारा शुरू किया गया और 1843 में निर्माण आरंभ हुआ। यह विशाल नहर हरिद्वार से कानपुर तक कितनी है, 350 मील लंबी है। प्रमुख धारा और शाखाओं को मिलाकर के कुल 650 मील लंबी है। यह अपने समय में विश्व की सबसे लंबी नहर थी और 1854 में इसे शुरू किया गया था और 1857 में इसे उपयोग में लाया गया। विकास की तरफ रुझान वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, यानी कहते थे कि भारत में विकास परियोजनाओं को करने वाले क्या है, गवर्नर कौन था, डलहौजी था। डलहौजी ने लोक निर्माण के समर्थन के सहयोग में देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1834 में लोक निर्माण विभाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक निर्माण, जिसे PWD बोलते हैं, ठीक है, सुना होगा। PWD जो स्थापना की जाती है, ये परियोजनाएं न केवल लोगों के लिए वरदान हुई बल्कि ब्रिटिश सरकार ने भी भारी वित्तीय लाभ होता है। यानी जिस प्रकार से बांधों का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये बांधों का निर्माण, यानी देखो अगर बात करेंगे तो मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत काल में क्या होता है, नहरें बनती है और पानी से सिंचाई होती, कुएं रहते हैं। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में क्या होता है, नहरों का निर्माण होता है, लेकिन नहरें खुदाई जाती हैं और दोबारा कुछ जो नहरें थी उनकी शुरुआत होती है। और बांधों का, नदियों पर बांधों का निर्माण होता है और बांधों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी अंग्रेजों क्या करते हैं, काम कर देते हैं कि बांध का निर्माण। और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि वह लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, PWD बनता है। और बहुत सारी परियोजनाएं जो होती हैं वो चलती हैं और परियोजना क्या यहाँ के लोगों को भी लाभ करती है। जब बांध का निर्माण होता है तो कह सकते हैं कि लोगों को लाभ मिला और ब्रिटिश कंपनी को भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, वित्तीय लाभ मिलता है। तो यही था लगभग, जितना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है।